आप सभी का जीके मस्ती एमएस हमारे विद्यालय के चैनल में स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जनन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मानव जनन के बारे में पढ़ा, फिर नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद में कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सवाल ये आया, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि अंडो उत्सर्ग क्या होता है। अंडो उत्सर्ग इंग्लिश में इसे कहेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? या आ सकता है व्हाट इज ओव्यूलेशन, या आ सकता है कि अंडोत्सर्ग क्या है। तो सबसे पहला जो सवाल है, अंडोत्सर्ग क्या है। अंडे उत्सर्ग जब होता है तो उसमें कितने अंडे निकलते हैं, फिर कितना समय। ये तीनों सवाल जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी में कई बार रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले आंसर आप बताइएगा, अंडोत्सर्ग क्या है। अंडाणुओं के परिवर्तन के साथ गर्भाशय भी परिवर्तन। सीधी सी परिभाषा यह है कि अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्मुक्ति। अंडाणु की निर्मुक्ति मतलब जन्म या निकलना। अंडाशय से अंडाणुओं की जब निर्मुक्ति होती है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। कैसे अंडोत्सर्ग होता है, कब होता है, हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा। और अभी इस वीडियो में आपको हम जो मासिक चक्र के बारे में पढ़ाएंगे तो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन हमारे इसके जो दो पहले वाले वीडियो हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, खास करके मादा जनन तंत्र में आप इसके बारे में और डिटेल से, सिर्फ यहाँ इतना समझिएगा कि अंडोत्सर्ग क्या होता है। अंडाशय के द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति। फिर कितने अंडाणु निकलते हैं, तो एक बार ये प्रोसेस होती है तो कितने अंडाणु, एक अंडाणु की निर्मुक्ति होती है अंडाशय के द्वारा, और इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। कितने दिनों में होती है? 26 से 28 दिनों में एक बार होती है। ये भी क्वेश्चन आया था, 26 से 28 दिनों में एक बार। आगे कितने दिनों में? 26 से 28। अब जब हमने तुम्हें नर और मादा जनन तंत्र के बारे में बताया था, तो जो ऐसा वाला भाग था, यानी जिसमें ये जो झालर जैसी ये अंडाशय बने हुए थे, ये ऊपर से झालर जैसी थी कि नहीं थी? तो ये जो पुटिकाएं थी, जब अंडाशय यानी अंडोत्सर्ग की जब क्रिया संपन्न हो जाती है तब इनका रंग जो है कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। कैसा? पीला। जो पुटक होते हैं किसके? अंडोत्सर्ग के बाद में जो पुटक होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। ये भी सवाल कई बार आया है कि अंडोत्सर्ग के बाद में पुटकों का कलर कैसा हो जाता है। और पीला होने के बाद में ये एक हार्मोन का स्त्राव करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन निकलने लगता है, फ्लूइड निकलने लगता है, द्रव निकलने लगता है। और हार्मोन निकलता है, उसका कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। और जो ये पीली पिटिका हो जाती है, जो पुटिका होता है जो पीला हो जाता है, उसको कहते हैं क्या? कार्पस ल्यूटियस। कार्पस ल्यूटियस। कभी कोई परीक्षा में इतना ही पूछ देता है, कॉर्पस ल्यूटियस। तो इसमें से कोई क्वेश्चन आप भूलोगे तो नहीं। तो ये 5 से क्वेश्चन अंडोत्सर्ग से आते हैं। अगर आपको लघुत्तरी प्रश्न दे तो आप अंडोत्सर्ग के बारे में लिखिए। ये प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जब अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मुक्ति होती है, तो इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये एक बार में एक ही अंडाणु का
निर्मुक्ति होती है। 26 से 28 दिनों में इसका उत्सर्जन होता है, मतलब ये प्रक्रिया होती है। और जब इसमें अंडोत्सर्ग हो जाता है तो पुटिकाओं का कलर पीला हो जाता है, जिसको कार्पल्स क्या कहते हैं, कार्पल्स ल्यूटियस कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, बहुत परीक्षा में पूछा गया है, मतलब ऐसा कोई वर्ष नहीं गया, ऐसा कोई सत्र नहीं गया जिस सत्र में इस सवाल को लघु उत्तरी या विस्तृत उत्तरी में ना पूछा गया हो। कौन सा? मासिक चक्र। क्या है? मासिक चक्र। मासिक चक्र। सबसे पहली बात यह है, किसमें पाया जाता है, किस जनन तंत्र में? मादा। तो इसमें जो है किसमें? मादा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक। अब कभी कभी पूछ देता है कि इसके नाम लिखिएगा। अब नाम तो मासिक चक्र हो ही गया, लेकिन इसके और भी नाम है। इसका एक नाम आ जाता है आर्तव चक्र। क्या? आर्तव चक्र। क्या आता है? इसी को कहते हैं रजोधर्म। क्या कहते हैं? रजो। और इंग्लिश में इसको नाम क्या है, आप सभी लोग बताइएगा। मेंस साइकिल। क्या है? एक बार फिर बताइए। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमसीवी कह लेते हैं। तो ये इतने इसके नाम हो गए, ये मादा जनन तंत्र में आते हैं। सवाल अब ये आता है कि ये क्या है, मासिक चक्र क्या है? जब कोई मादा कितनी उम्र की होती है? 12 से 13 वर्ष की होती है, तब उसमें जनन अंग जो हैं वो क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं। और ये जो जितने भी प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स ये क्या है? प्राइमेट्स ये वर्ग है। जितने भी प्राइमेट्स हैं यानी स्तनधारी हैं, उनमें सब में जो है कहीं न कहीं ये मासिक चक्र पाया जाता है। और 13 से 12-13 की अवस्था से, और ये कब तक? 40 से 50 वर्ष तक इसका जो है क्या होता है? मासिक चक्र, जो मासिक धर्म जो है ये क्या है? प्रोसेस में रहता है। किसमें? मादा में रहता है। अब जब ये होता कैसे है कि जब अंडाशय जो है, जब 12-13 साल की उम्र होती है तो मादा में क्या होता है? अंडाशय में कुछ हार्मोन द्रव्य स्त्रावित होने लगता है प्रोसेस के द्वारा, मतलब कुछ नेचुरल रूप से। तो इसको जो है मासिक चक्र कहते हैं। और वो धीरे धीरे कहाँ आते हैं? फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। मतलब उसके बाद में फिर इनका मिलन अगर शुक्राणु से होता है तो संतान बनते हैं, और नहीं तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु वो बना रहता है, और जब दोबारा मासिक धर्म आता है तो वो फिर बाहर निकल जाते हैं। तो इसका 12-13 में जब ये शुरुआत होता है मासिक धर्म, तो कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो पहली बार जब ये मासिक धर्म आता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेनार्की। क्या कहते हैं? मेनार्की। क्या कहते हैं? मेनार्की। मेनार्की। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। व्हाट इज मेनार्की? तो मेनार्की वो है जब पहली बार किसी मादा को मासिक धर्म आता है तो उसको कहते हैं मेनार्की। और ये 26 से 28 दिनों में, 26 से 28 दिनों के बाद आता है। एक मतलब 26 दिन बाद, फिर 26 दिन बाद, या फिर 28 दिन बाद, फिर 26 से 28 दिनों के बाद ही ये आता। अब इसमें गर्भाशय के अंदर से स्लेमा द्रव्य जैसा निकलने लगता है, तो इसी को मासिक चक्र कहते हैं। अच्छा, इनमें मासिक चक्र 26 या 28 दिन बाद आया, लेकिन 14 से 19 दिनों के बाद में, 14 से 19 दिनों के बाद में इनमें क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? और अंडोत्सर्ग कुल मिला के 14 दिनों के बाद ही हो जाता है। 19 दिनों मतलब 14, या तो तुरंत वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है अंडाणु जो उत्सर्ग होता है, लेकिन 14 से 19 दिनों तक, जैसे मान लिया 26 तारीख या 28 तारीख को
मासिक चक्र आया तो फिर वही अगले महीने की जो डेट होगी 14 से 19 तारीख तक, तो जो अंडाणु होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होगा, अंडाणु से होकर तो 14 से 19 दिनों तक इसका अंडोत्सर्ग होता है। दोनों अंडाशयों से होता है बारी बारी से। क्या होता है? दोनों अंडाशयों से बारी बारी से क्या होता है? अंडाणुओं का अंडोत्सर्ग होता है। मिनारकी जाना। अब धीरे धीरे जब 14 से 19 दिनों तक अंडोत्सर्ग होता है और फिर धीरे धीरे यही अंडाणु कहाँ पहुंच जाता है? अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और फिर अगर शुक्राणु जो है हो जाए तो फिर फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु का मिलन होता है तो फिर क्या बन जाता है? वो युग्मन बन जाता है, जिससे जो है गर्भाशय में जाने पर उसका निषेचन, गर्भाशय में जाने में निषेचन के बाद में वो फिर क्या बन जाता है? भ्रूण। अच्छा, इसमें जो इस मासिक चक्र में जो हार्मोन का स्राव होता है तो दो हार्मोन आए हैं। इसका किन हार्मोन के द्वारा निर्माण हुआ है? इसमें दो मुख्य तौर पर हार्मोन स्रावित होते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए। LH हार्मोन और दूसरा जो है उसको कहते हैं FSH हार्मोन। ये दो हार्मोन जो है किससे रिलेटेड है? मासिक चक्र से रिलेटेड है, जो स्रावित होते हैं। सबसे जो लंबी अवधि इसकी होती है, किसकी? मासिक चक्र की सबसे लंबी अवधि को क्या कहते हैं? सबसे लंबी जो अवधि होती है उसको कहते हैं ल्यूटियल प्रावस्था। ल्यूटियल प्रावस्था। ये 14 से 15 दिनों की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं ल्यूटियल प्रावस्था। किसी किसी बुक में 12 से 14 दिया गया होगा, लेकिन आप इसी फिर जब ये मासिक धर्म खत्म हो जाता है, मतलब आना बंद हो जाता है, मेनार्की कहते हैं आने को, और जब ये खत्म हो जाता है तो इसे कहते हैं रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति। जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है तब इसे कहते हैं रजोन वृत्ति। तो ये वाला कई बार सवाल आया है। क्या आया है? कई बार ये सवाल आया है कि रजोन निवृत्ति किसे कहते हैं? जब मासिक धर्म खत्म तो उसे कहते हैं मासिक धर्म जब खत्म रजोन वृत्ति। तो ये तो था किसके बारे में? मासिक धर्म के बारे में। कुछ बातें थी जो आपके यूपी बोर्ड में आया, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। जो हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं सिलेबस में वही हम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा डीपली ना जाओ। क्या फायदा है जो तुम्हारे सिलेबस में है भी या जो आते नहीं क्वेश्चन, है ना? समय कम है, जो ज्यादातर तुम्हारे आंसर पेपर में क्वेश्चन हमें ढूंढने को मिले वही सारा हमने तुम्हें पढ़ाया है, बेफालतू चीज। अब आ जाता है कभी कभी कि आप शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर बताइए, है ना? अंतर होता है शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन किसमें होता है? नर में। और अंड जनन किसमें होता है? मादा में। तो पहले हम इनमें कुछ समानताएं देख लेते हैं, मतलब अंड जनन में और शुक्र जनन में कुछ समानताएं हैं, है ना? क्या है? समानताएं हैं। तो समानताएं, पहली समानता ये है कि शुक्र जनन और अंड जनन में दोनों में क्या होता है? ये जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से निर्माण होता है। किसकी? एपिथीलियम। जनन कोशिका है ये, एपिथीलियम के विभाजन। एपिथीलियम जो कोशिका जनन कोशिका है उसके विभाजन से शुक्र जनन का भी निर्माण होता है और अंड जनन का भी निर्माण होता है। तो अगर ये हमने इसे शॉर्टकट में लिख दिया, अगर आपको ये आ जाए कि शुक्र जनन और अंड जनन में आप समानताएं बताइएगा तो आप उसमें लिखेंगे कि शुक्र जनन का निर्माण एपिथीलियम कोशिका के विभाजन के द्वारा होता है, और अंड जनन में भी लिखेंगे कि एपिथीलियम जो कोशिका जनन कोशिका है उसके विभाजन के द्वारा जो है शुक्र जनन का निर्माण होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि शुक्र जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? गुणन, वृद्धि और परिपक्वन।
पहले ये गुणन होते हैं। गुणन मतलब ये वृषण में जब हार्मोन्स टकराते हैं, बनते हैं, तब इनका निर्माण होता है, फिर वृद्धि होती है और फिर ये परिपक्व होते हैं, मैच्योरिटी आती है, म्यूटेशन आता है, उसके बाद जो है शुक्राणु शुक्र जनन होने लगता है। और यही प्रोसेस जो एंड जनन में पहले क्या होता है, गुणन, फिर वृद्धि, फिर परिपक्वन। तो ये आप लोग जो है देखे रहिएगा और समझते रहिएगा, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। तो ये भी इनमें जो है समान गुण है। जो प्रोसेस इसमें होती है गुणन के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद परिपक्वन, और वही अंड जनन में भी होता है। अब परिपक्वन में दो प्रवस्थाएं होती हैं। शुक्र जनन में परिपक्वन में दो प्रावस्थाएं होती हैं, और अंड जनन में परिपक्वन जो ये परिपक्वन श्रेणी है, लेवल है, जो क्रियाएं है परिपक्वन, तो उसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। मतलब परिपक्वन के अंदर भी दो क्रियाएं होती हैं, और वही हाल जो है अंड जनन में भी है। चौथा पॉइंट क्या है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। किसमें? शुक्र जनन में समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और किसके द्वारा? गुणन क्रिया के द्वारा इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और जिससे जो है किसकी संख्या बढ़ जाती है, कोशिकाएं संख्या में वृद्धि हो जाती है। कौन सी? एपिथेलियम की जो कोशिकाएं। और यही प्रोसेस जो है अंड जनन में होती है। और अंतिम उत्पाद इसमें अंतिम उत्पाद जो है नर युग्मक है, और उसमें समानता तो यही है कि दोनों जो है कहीं न कहीं समान है। क्यों? क्योंकि ये भी उत्पाद देता है, वो भाई मादा है तो मादा उत्पाद देगा। तो ये तो हो गया क्या, समानता, सिमिलरिटी। अब इनमें कुछ विभिन्नताएं भी हैं। किसमें? शुक्र जनन में और अंड जनन में। विभिन्नताएं क्या है ये भी देखो। समानता कई बार पूछी गई, विभिन्नता भी कई बार पूछी गई है। तो पहला पॉइंट एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्माण, दूसरा पॉइंट गुणन और दूसरा पॉइंट वृद्धि, और फिर परिपक्वन में इनकी विशेषता, फिर समसूत्री विभाजन और अंतिम उत्पाद नर। अब आ जाइए विभिन्नता। विभिन्नता में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, ये जो शुक्र जनन है ये एक स्प्रेटोसाइट है। ये स्प्रेमेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें कितने? 4 शुक्राणु। एक स्प्रेमेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का निर्माण, 4 शुक्राणु बनते हैं। एक युगोनिया, एक अंडाणु का निर्माण करता है। और जबकि एक उगोनिया, देखो शुक्राणुओं का निर्माण स्पर्मेटोसाइट से होता है, और अंडाणुओं का निर्माण जो है उगोनिया। एक उगोनिया अच्छा, अंडों का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहा जाती है? नहीं, ऊलोजी। जैसे बायोलॉजी है किसका? जीवों का अध्ययन करने वाला, वैसे अंडों का अध्ययन करने वाली विज्ञान ऊलोजी। एक उगोनिया से एक ही अंडाणु क्या होता है? अभिसंपित होता है, निर्मित होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहला अंतर तो यही आ गया कि एक युगोनिया जब होगा। अब युगोनिया क्या है, कैसे बनती है, इसके लिए आप हमारे पिछले वाले वीडियो देखें और डीपली आप जाइएगा। तो एक अंतर ये हो गया कि इसमें एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु और उसमें एक युगोनिया से एक अंडाणु बनता है। अब इसमें जो है इस क्रिया में, मतलब जो ये बन रहे हैं शुक्राणु, इस स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु बन रहे हैं, इनमें कोई भी ध्रुव कोशिका नहीं बनती है। किसमें? शुक्र जनन में कोई भी अध्रुव कोशिका, मतलब कोई भी मुख्य कोशिका जो है नहीं बनती है। यानी जो केंद्र होना चाहिए, केंद्र कोशिका नहीं बनती है। लेकिन इसमें 2 या 3 ध्रुव कोशिकाएं, 2 या 3 ध्रुव कोशिकाएं होती हैं। तो पहला अंतर ये हो गया कि स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु, उसमें एक, इसमें ध्रुव कोशिकाएं नहीं होती, उसमें 2-3 शुक्राएं ध्रुव कोशिकाएं होती हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट है जो स्पर्मेटोसाइट से जो शुक्राणु बनते हैं, वो निषेचन क्रिया में भाग ले सकते हैं।
हाँ, शुक्राणु जो बनते हैं वो निषेचन में भाग लेते हैं। निषेचन में भाग लेते हैं। और उसमें अंडजनन में जो ओगोनिया से अंडाणु बनते हैं वो लेते हैं। उगोनिया से बने अंडाणु इसमें भाग लेते हैं। किसमें? निषेचन में। इगोनिया से बने अंडाणु जो है निषेचन में भाग लेते हैं। और इनमें क्या है? ध्रुव होता है ना। चौथा कारण बताइएगा, चौथा अंतर। शुक्राणु जो इनसे बनते हैं शुक्रजन्य में वो होते हैं छोटे और सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन अंडाणु बड़े और निष्क्रिय होते। बड़े तो होते हैं मगर निष्क्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये बड़े होते हैं लेकिन निष्क्रिय होते हैं जब तक शुक्राणु ना बने और जाए इनको युग्मन ना बनाए, निषेचन ना हो मिलकर, इनका कोई भी महत्व नहीं होता है। तो ये तो हमने आज में बताया एक छोटा सा वीडियो के द्वारा अंडोत्सर्ग, मासिक चक्र और ध्रुवों शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर हम लोग तुमको समझाया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मानव प्रजनन की क्रियाविधि और मानव प्रजनन के कौन कौन सी प्रोसेस होती है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। आप जब अच्छा पढ़ेंगे यही हमारा उद्देश्य है।